तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। यह वीडियो एक सीरीज का हिस्सा भर है जिसमें हम एनसीईआरटी, घटना चक्र तथा परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक चैप्टर के हिसाब से संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारी कोशिश यह होगी कि कम से कम संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान साथ में इकोनॉमिक्स को भी चैप्टर के हिसाब से कवर करें। इस वीडियो में संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर संविधान के सभी चैप्टर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न पढ़ा जाएगा। अगर आप चाहें तो अपना उत्तर लिख कर रखें। प्रश्न के बाद उसके उत्तर सहित व्याख्या बताया जाएगा, तब आप अपना उत्तर जांच कर लें। उम्मीद है ये फॉर्मेट आप सभी को पसंद आएगा। कोई सुझाव, सलाह हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में लाइक और शेयर करते चले। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा मताधिकार का विस्तार किया गया। 2, शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा प्रांत में किया गया तथा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 3, भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। 4, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही तथा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। इनमें कौन कथन सत्य है? आ, 1 और 2, बी, 1, 2 और 3, सी, 1, 2 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। केंद्र या राज्य सरकार के लिए द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट और डायरकी का प्रावधान किया गया। 1919 के कानून में यह व्यवस्था प्रांतों में की गई थी। निर्वाचन में सांप्रदायिकता प्रणाली का भी प्रावधान किया गया परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13% हो गई। 1919 के कानून के अंतर्गत यह केवल 3% ही थी। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया। दूसरा प्रश्न, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आ, 389 सदस्य, बी, 411 सदस्य, सी, 289 सदस्य, डी, 487 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य संविधान सभा की सदस्यता हेतु निर्वाचित हुए। तीसरा प्रश्न, वेवल योजना की असफलता का प्रमुख कारण था? आ, ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, सी, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल की भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए ऐसा प्रावधान किया गया, जिसे कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेवल योजना असफल रही और वेवल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। चौथा प्रश्न, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को शामिल करने का
प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? अब भारतीय परिषद एक्ट 1861, बी भारतीय परिषद एक्ट 1892, सी भारतीय परिषद एक्ट 1909, डी भारतीय परिषद एक्ट 1919। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ। यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर मिला। पांचवा प्रश्न यह कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन ए, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। कारण आर, इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। आ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुए पूना समझौते के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया गया तथा इससे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 का प्रयोजन असफल हो गया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हिंदू धर्म से पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौते में दमित वर्ग डिप्रेस्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया था, जिसे वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहा गया। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? आ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी. द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही वर्ष 1786 संशोधन एक्ट तथा वर्ष 1793 में चार्टर एक्ट आ गए थे। सातवां प्रश्न इस प्रकार है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? आ. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारत सरकार अधिनियम 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर विकल्प बी होगा। आठवां प्रश्न इस प्रकार है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? आ. हैदराबाद, बी. कश्मीर, सी. पटियाला, डी. मैसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की गई। 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद को
भारतीय संघ में शामिल करा दिया। 9वां प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? आ. लॉर्ड कर्जन, बी. लॉर्ड वेवेल, सी. लॉर्ड माउंटबेटन, डी. लॉर्ड इरविन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. माउंटबेटन 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक वायसराय थे। ये 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 10वां प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. भारत परिषद और राज्य सचिव का पद समाप्त हो गया। 2. प्रांतों को परिभाषित क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति थी। 3. यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति प्रदान करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। आ. केवल 1 और 3, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1, डी. केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। इसने भारत की परिषद को समाप्त कर दिया, लेकिन भारत के राज्य सचिव अभी भी मौजूद थे। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, लेकिन भारत की मौद्रिक नीति को ठीक करने में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए 2016 में मुद्रा नीति समिति बनाई गई थी, न कि 1935 में। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1909 के अधिनियम माले-मिंटो सुधार के बारे में सही है? 1. इसने केंद्रीय विधान परिषद में गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी। 2. इसने प्रांतीय विधान परिषदों में आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी। 3. इसने पहली बार वायसराय और गवर्नर के विधान परिषदों के साथ भारतीयों को सहयोग प्रदान किया। 4. यह जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रदान किया गया। 5. इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी, लेकिन उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं थी। निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। आ. 3 और 5, बी. 1, 2 और 3, सी. केवल 4, ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं थीं। इस अधिनियम को मौले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड मौले भारत के तत्कालीन सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। इसमें 1. इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। 2. इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत दिया। 3. इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के जानबूझकर कार्यों को बढ़ाया। उदाहरण के लिए, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने आदि की अनुमति दी गई। 4. इसने पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों का सहयोग प्रदान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 5. इसने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली पेश की। 6. इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशनों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए अलग प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया। 12वां प्रश्न है, बजट की प्रणाली ब्रिटिश भारत में कब शुरू की गई थी? आ. 1960, बी. 1830, सी. 1840, डी. 1860। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला
बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 13वां प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन 1861 के अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में सही है? 1. इसके अनुसार वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैराधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। 2. इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल करके केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। 3. पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता देता है, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1829 में पेश किया था। 4. इसने आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए वायसराय को अधिकार दिया, जो 6 महीने के लिए मान्य थे। सही विकल्प चुनें। आ. केवल 1 और 2, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. इनमें से कोई नहीं, डी. केवल 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। 1861 के अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की। इस प्रकार यह प्रदान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैराधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। 2. 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामित किया। 3. इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रकार इसने केंद्रीयकृत प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1773 के विनियमन अधिनियम से शुरू हुआ और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। विधायी विचलन की इस नीति के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई। 4. इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, NWP और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया, जो क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में स्थापित किए गए थे। 5. इसने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेनदेन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी इसने एक मान्यता दी। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे अपने विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। 6. इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ये 6 माह के लिए मान्य थे। 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में सही है? 1. इसने एक नया कार्यालय बनाया, जिसका नाम भारत सचिव रखा गया। 2. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। 3. भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। 4. डलहौजी की राज्य हड़प नीति निष्प्रभावी हो गई। निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। आ. केवल 1, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, भी. सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। भारत सरकार अधिनियम 1858 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था,
जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं शेष 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। इन सदस्यों में आधे से अधिक के लिए यह शर्त थी कि वे भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों। भारत सचिव व उसकी काउंसिल का खर्च भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। संभावित जनपद सेवा में नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने लगी, जिसके लिए राज्य सचिव ने जनपद आयुक्तों की सहायता से निगम बनाए। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1784 के पिट्स एक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन पद्धति पूरी तरह समाप्त हो गई। देशों व राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया और डलहौजी की राज्य हड़प नीति निष्प्रभावी हो गई। 15वां प्रश्न है, 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद तथा प्रशासनिक कार्यों को एक कर दिया गया। 2, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। 3, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? आ, केवल एक, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, भी, सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। चार्टर अधिनियम 1853 के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई। 16वां प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1, इसे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री द यंगर द्वारा 1784 में प्रस्तावित किया था। 2, कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। 3, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। 4, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 8, 1 और 3, वी, 2, 3 और 4, सी, 1 और 4, भी, सभी कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख तथ्य है। 1773 में आए रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को इस एक्ट के द्वारा दूर किया गया। इसे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री द यंगर ने 1784 में संसद में प्रस्तावित किया था। कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अतः इस एक्ट से ही द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। व्यापारिक मामलों का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही रहने दिया गया। इस एक्ट से राजनीतिक मामलों के लिए एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। 6 कमिश्नरों के नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की गई। 17वां प्रश्न इस प्रकार है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? 1, बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। 2, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। 3, कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से रोकना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। 4, कंपनी के कर्मचारी अब उपहार स्वीकार नहीं कर सकते थे।
5 निदेशकों की अदालत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने राजस्व और नागरिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार को रिपोर्टिंग करनी होती है, सैन्य मामलों को छोड़कर। निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। आ केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 5, डी सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में प्रमुख बातें हैं। 1, इसने बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 2, इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को पहले के विपरीत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया। 3, इसने कलकत्ता 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को शामिल किया। 4, इसने कंपनी के कर्मचारी को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर रोक लगा दी। 5, इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सुझाव सलाह हो तो भी कमेंट करें। साथ में लाइक और शेयर करते चले। मिलते हैं अगला चैप्टर लेकर बहुत जल्द। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।